नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मुकाबला सीधे नेहरू तारामंडल से, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी हुई है। भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के साउथ पोल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है, जिसे कोई नहीं कर पाया वो हिंदुस्तान करने जा रहा है। और इसीलिए हिंदुस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इसरो भी चंद्रयान 3 पर पूरी नजर बनाए हुए है। विक्रम लैंडर किस तरीके से इस वक्त घूम रहा है, इस पर भी नजर रखी जा रही है, पल पल नजर रखी जा रही है। कैसे काम कर रहा है इस वक्त विक्रम लैंडर, इसकी जानकारी भी साझा की जा रही है लगातार इसरो की तरफ से। अभी तक जो तस्वीरें इसरो की तरफ से शेयर की गई हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूं। ये दो तस्वीर, ये ताजा तस्वीर इसरो की तरफ से जारी की गई है, जिसको देखकर ऐसा समझ में आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब हम चंद्रमा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, चंद्रमा के साउथ पोल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जो सपना इस वक्त हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में है, वो सपना कल सच हो जाएगा। 23 अगस्त यानी कल 6:04 वो समय तय किया गया है जब विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी और प्रज्ञान रोवर जब चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उसके बाद दुनिया को यह बताएगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या है। साउथ पोल पर जिन तमाम चीजों की गुंजाइशें हैं, जिन तमाम चीजों की चर्चा हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा पानी है। क्या पानी की खोज हो पाएगी, यह भी अहम सवाल है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं इस सॉफ्ट लैंडिंग पर। आखिरी 15 मिनट को क्यों नर्वस मिनट्स कहा जा रहा है, इस पर इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इंडिया टीवी पर मिलेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व इसरो चीफ के सिवन। So that way, this time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with more ruggedness. And so we are expecting this time it will be a success. A very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. तो देखिए, आप लगातार जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, जो इसरो के पूर्व चीफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार जो कोशिशें की गई हैं, इस बार जो मेहनत की गई है, वो मेहनत रंग लाएगी और इस मेहनत का नतीजा ये होगा कि भारत वो करके दिखाएगा जो शायद इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर पाया है। आइए इसी पर करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त नेहरू तारामंडल से ही मौजूद है। मेरे साथ हैं पीके घोष, स्पेस स्ट्रेटेजीज, आपका स्वागत है। पीडी सहारे मेरे साथ हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेरणा चंद्रा मेरे साथ हैं, प्रोग्राम मैनेजर नेहरू तारामंडल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीके घोष साहब आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जब जब चंद्रयान 3 का जिक्र हो रहा है, तब तब आखिरी 15 मिनट का भी जिक्र हो रहा है। ये इतने महत्वपूर्ण आखिरी 15 मिनट क्यों है? क्या होगा इस 15 मिनट में जिसे नर्वस 15 कहा जा रहा है? ये देखिए, ये पिछली बार जो था इसे कहा गया था द टेरर ऑफ द लास्ट 15 मिनट्स। अभी ये 15 मिनट कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये 20 मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं 40 मिनट। जहां तक मेरे ख्याल में ये लैंडर जो है ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। वो हर डिसीजन अपने आप खुद लेगा और उसे ही डिसाइड करके जहां लैंडिंग करना वो करेगा। मेरे ख्याल में ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर नहीं, 40 डेज ऑफ टेरर था जब से ये टेक ऑफ किया और वहां पर जब लैंड करेगा। तो इसलिए मैं ये विश्वास नहीं करता हूं। ये कई लोगों ने मुझे पूछा ये 15 मिनट्स ऑफ टेरर, 20 मिनट्स ऑफ टेरर, मेरे ख्याल से का कुछ मत। जो कुछ फीड किया गया है लैंडर में वो फोटोग्राफ्स आएंगी, वो डिसाइड करेगा एग्जैक्टली कहां लैंड किया जाए। वहां पर कोई बोल्डर तो नहीं, कोई क्रेटर तो नहीं, कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं। वो अपने ही स्पीड से, मैं डिटेल्स जब आप बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे वो लैंड करेगा। फर्स्ट रफ ब्रेकिंग, क्या क्या हाइट पे करेगा, फिर होल्ड एल्टीट्यूड, फिर फाइन ब्रेकिंग, ये सब बता दूंगा। लेकिन एसेंशियली मैं इस 15 मिनट्स ऑफ टेरर को विश्वास नहीं करता, मैं 40 डेज ऑफ टेरर को विश्वास करता हूं।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में एक सपना है। वो सपना है कि चंद्रमा पर हमारी मौजूदगी होगी, चंद्रमा के उस साउथ पोल पर जिसमें दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। और इसीलिए हिंदुस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल की है। कई सालों की मेहनत के बाद वो पल आने वाला है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरा एक मॉडल मेरे सामने है, कैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ जो विक्रम लैंडर है, और उसके बाद यही विक्रम लैंडर जब लैंड करेगा सतह पर, वहीं से ये जो प्रज्ञान रोवर है वो निकलेगा और उसके बाद चंद्रमा पर क्या क्या है ये सबके सामने आ जाएगा। प्रेरणा, आपको किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है? नर्वस 15 में क्या क्या होगा इसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन हर किसी का एक मोमेंट होता है जब चंद्रयान 3 सरफेस पर लैंड होगा, तो आप सबसे पहले किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जी, सॉफ्ट लैंडिंग का सभी को इंतजार है, वैसे ही हम भी इंतजार कर रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहेगा जब प्रज्ञान रोवर निकलकर सतह पर चलेगा। सो दैट विल बी द प्राउड मोमेंट, और सही मायने में हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑल्दो आगे के 14 डेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे, पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान का निकलने का दृश्य जो है वो डेफिनेटली एक ट्रीट टू वॉच होगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग में क्या क्या पेचीदगी आ सकती है सारे साहब? क्या सॉफ्ट लैंडिंग में क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको लेकर हम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, या चंद्रयान 2 से क्या कुछ हमने सीखा है? देखिए, ये चंद्रयान 3 जो है और इसका लैंडर है और इसका जो रोवर है, सब तरह का प्रोग्रामिंग इस तरह से किया गया है कि सारी विपरीत परिस्थितियां भी होती है, तब भी उसमें इस तरह का सेल्फ डिसीजन लेने का उसका प्रोग्रामिंग किया है। तो इसलिए हमें घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। वो उस वक्त जो उसकी जो गति है वो धीरे धीरे कम की जाएगी। वो 8 ऐसे डिफरेंट स्टेजेस में जो की जाएगी, और उसके बाद में वो लैंड होगा। लैंड होते वक्त एक मेरे मन में भी थोड़ी शंका ये है कि क्योंकि ग्रेविटी कम है और जब वो लैंड होगा, क्या क्योंकि हम चलते भी है वहां पर, तो ये जंप करके चलना पड़ता है, तो यदि इस तरह का कोई जंप हो जाता है तब एक वो अपने पैरों पर यदि ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, ये थोड़ी सी शंका है। पर मुझे लगता है कि वहां पर जिस तरह के कंप्यूटर रखे गए हैं और जिस तरह का प्रोग्रामिंग किया गया है, वो उस विपरीत परिस्थिति में भी उसको जो है ये करने की कोशिश करेगा। दूसरी एक बात ये है कि जैसे कि उसका संपर्क चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है, जो अभी तक घूम रहा है, उसके साथ होने के कारण वो उससे कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अभी सारा हो गया है। तो जो जगह निर्धारित की गई है और उसमें उससे थोड़ा क्रेटर है या कुछ उबड़ खाबड़ है, उसमें सही से लैंड नहीं हो पा रहा है, तो उसको चयन करने के लिए थोड़ा डिले करना है या फास्ट करना है, जो भी वो भी यदि हम कंट्रोल कर पाए तो ये सॉफ्ट लैंडिंग में हमें, मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो है सक्सेसफुल होगा। रशिया का जिस तरह से क्रैश हो गया, मुझे लगता नहीं कि हमारा जो लैंडर है वो इस तरह से होकर के कुछ इस तरह की विपरीत परिस्थिति होगी, ऐसा मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता। और आई एम टू कॉन्फिडेंट कि वो सही तरीके से वहां पर लैंड होगा। ठीक है घोष साहब, हमने बहुत कुछ सीखा अपने पिछली गलतियों से। चंद्रयान 2 में जो हमारी विफलताएं रही वो इस बार हमारे हथियार के तौर पर है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी जो सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उसमें स्पीड का कंट्रोल होना कहा जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत तेजी के साथ वो घूम रहा है, बुलेट की स्पीड उसकी है। जब धीरे धीरे नीचे आएगा विक्रम लैंडर तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करना होगा। ये कैसे संभव है? मतलब अर्थ से आप इमेजिन करें कॉमन मैन के तौर पर कि अर्थ से जो चंद्रमा इतना दूर है वहां पे हम कैसे इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, हाँ, मैं बता दूं, सबसे पहली बात, ये चंद्रयान 2 ये एकदम टोटली अनसक्सेसफुल नहीं था। जैसे उन्होंने भी कहा कि इसका ऑर्बिटर अभी घूम रहा है और ये ऑर्बिटर काम कर रहा है, उसके 8 पेलोड जो है वो सब काम कर रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन है वो ऑर्बिटर के माध्यम से ही है। अगर वो नहीं काम करता तो लैंडर के माध्यम से होगा। अच्छा, ये बात तो रही। दूसरी बात, ये स्पीड जो है अभी तक जो है मेरे ख्याल में कुछ 1.98 किलोमीटर पर सेकेंड या कुछ उससे चल रहा है। क्या है, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल स्पेस क्राफ्ट
नीचे लैंड तो कर नहीं पाएगा, तो इसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होगा टू वर्टिकल. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मैनूवर फ्रॉम चेंजिंग ओरिएंटेशन, जिसे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल. मतलब अगर हम इस मॉडल से समझें तो अभी ये इससे बिल्कुल उल्टा चल रहा है. नहीं, ये मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है. हॉरिजॉन्टल. ये इस हिसाब से ये ऐसे चल ओके. रहा है. और हाँ. इसकी स्पीड और को बदलकर ऐसे इसको सीधा करा जाएगा. स्पीड बदलकर, वैसे ही हमने सबसे पहले डीबूस्टिंग की थी, उसे रेट्रो फायरिंग भी कहते हैं. उसको पहले वो जब लैंडर के साथ प्रोपल्शन यूनिट के साथ था, तब हमने 2 बार उसे डीबूस्टिंग मेन मैनूवर जो थे, एक्चुअली काफी माइनर एडजस्टमेंट्स चलते रहते हैं, लेकिन जो मेन जो है वो 2 बार हमने किया और उसका स्पीड जो है घटा दिया. अभी ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आएगा. फाइनल जो स्पीड है, मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा कि वो 7.4 किलोमीटर तक, फ्रॉम 30 टू 7.4, 7.4 टू 6.8, ये मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूं बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी. लेकिन इतना बता रहा हूं कि ये जब टचडाउन फाइनली करेगा, इसका वर्टिकल स्पीड जो है वो होना चाहिए 1 to 2 मीटर्स पर सेकेंड. उससे ज्यादा होगा तो ये टांगे टूट सकती हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात, और ये मैं कहना चाहता हूं, गिव मी अ मिनट ऑन दिस, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के अंतर क्या है? सोच. ये लोग नहीं कहते. लोग क्या कहते हैं, हाँ हमने ये ऐड कर दिया, रिडंडेंसी फैक्टर ऐड कर दिया. ये नहीं, सोच. उस टाइम पे हमने सोचा था कि हमारी ये स्पेसक्राफ्ट जाएगा और ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा और एक्सपेरिमेंट्स करेगा. किसी ने सोचा ही नहीं था कि फेलियर भी हो सकते हैं. हाँ. इस बार हमने सोचा है कि अगर कोई खामियां आती हैं तो क्या करें. उसमें हमने रिडंडेंसी फैक्टर किया है, यानी कि अगर प्लान ए काम नहीं करता, प्लान बी, अगर प्लान बी काम नहीं करता, प्लान सी. तो ये प्रकार से हमने काफी सीखा है, हमारी सोच बदली है और हम चाहते हैं कि दुनिया को दिखाएं हम पहले लैंड कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. प्रणब, 25 से 30 किलोमीटर अभी ये चंद्रयान हमारा चंद्रमा से दूर है. जैसे जैसे इसकी लैंडिंग का समय करीब आएगा, वैसे वैसे जो आखिरी हम 15 मिनट कह रहे हैं, इसकी जो दूरी है चंद्रमा से वो कम होगी. कैसे कैसे कितनी दूरी कम होगी और कितनी दूरी के बाद ये तय हो जाएगा कि अब इसे हमें टच डाउन कराना है, अब हम इसे नीचे उतारना है चंद्रमा? बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि हम टेक्निकल पे इतना ज़्यादा बात ना करते हुए बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझेंगे कि मिनिमम 25 से अभी 134 किलोमीटर का जो दायरा है वो रिड्यूस होकर मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर का दायरा जो है रह जाएगा, जब ये लास्ट के जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होंगे. और एक बार जब विक्रम ये अपने आप को वर्टिकल पोजीशन में लाकर स्थिर कर लेगा और ये डिसाइड कर लेगा, वो कैमरे उसके एक्टिवेट होंगे, सेंसर्स उसके एक्टिवेट होंगे और एक पूरा एल्गोरिदम जो है वो फॉलो होगा पूरे कंपोनेंट्स के अंदर. और सतह की जो है इमेज लेकर ये वेरीफाई किया जाएगा क्या ये सही समय है लैंडिंग के लिए, या हमें लास्ट मिनट जो अपनी जगह है वो चेंज करने की जरूरत है. इस जैसे डिसीजन को लेने के बाद जो है लास्ट मिनट टचडाउन जो है वो स्टार्ट करके आगे का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा. ठीक है, टचडाउन होगा, उसके बाद सारे साहब ये जो रोवर है हमारा ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद वो सबके सामने आएगा जो अभी दुनिया नहीं देख पा रही है, साउथ पोल की तस्वीरें नहीं देख पा रही है. ये जब रोवर यहाँ नीचे आएगा इसका क्या काम होगा, ये कैसे काम करना शुरू करेगा? देखिए, ये रोवर में जो है कि 2 पेलोड्स है और इसमें भी 3 पेलोड्स है और जो प्रोपेलर है उसमें 1 पेलोड है. तो ये अपना अपना काम जो है कि ठीक ढंग से करे इसलिए प्रोग्रामिंग किया गया है. इसमें जो 2 पेलोड्स है तो उनका एक का काम है, एक है लिब्स और एक है एपीएक्सएस. तो ये जो 2 जो है, तो एक है आप सिंपल आज सरल भाषा में कहा जाए तो एक एक्सरे मशीन है
कि जो एक्सरे मशीन है इतनी बड़ी हमने नहीं बनाई, इसलिए कि वो ले जाने में हमें बहुत ये होती है। तो ये जो अल्फा रेज है वो उसमें टारगेट में पड़ेंगे और वहां से वहां एक्सरे निकलेंगे और बाकी डिटेक्शन होगा। तो ये जो इसका मुख्य काम है वहां पर डिटेक्शन करने का, वो है कि उसकी मिट्टी में क्या क्या खनिज है, तो वो खनिज पदार्थ वहां पर क्या है, पानी है नहीं है, इसकी सारी खोज ये जो रोवर है वो मिट्टी खोद करके और ये करके वहां उस मिट्टी का करेगा। दूसरा जो है कि उसका भी इसी तरह का है कि लिप्स जो है तो एक्सरे ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसे, उसमें भी क्या क्या एलिमेंट उसमें हो सकते हैं, क्या क्या खनिजे हो सकते हैं, इस तरह की वो जो है खोज करेगा और वो जो डेटा वहां से हमारे पास भेजेगा, उसके बाद में भी हमारे यहाँ पर जो है उसका एनालिसिस होगा, सब होगा और उससे पता किया जाएगा कि वहां पर किस किस तरह के ये जो है खनिज है, पानी है, उसकी धरती कैसे है और कितनी सॉफ्ट है, वो सारा सब तरह का स्टडी किया जाएगा। अच्छा, जब ये साथ के साथ ये एक्सरे कर रहा होगा या इमेजेस ले रहा होगा तो ये इमेजेस साथ के साथ क्या नीचे जो स्पेस सेंटर है वहां पहुंच जाएंगी? जी, इस तरह की बिल्कुल हाँ। इस तरह की व्यवस्था की गई है कि क्योंकि इसका ऑर्बिटर के साथ में कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन होने के साथ ये जो भी ये करेंगे वो वहां से ट्रांसमिट करके ऑर्बिटर को भेजे जाएंगे और उसका कम्युनिकेशन हमारे सेंटर के साथ है, तो वो जो डेटा साथ ही साथ हमारे पास आएगा। फिर उनके लेबोरेटरी में जो भी एल्गोरिथम्स होंगे, जो भी और टेक्निक्स है, उससे उसका एनालिसिस किया जाएगा और उससे वो कुछ जो भी है कंक्लूजन्स निकाले, क्या क्या है वो कंफर्म किया जाएगा। ठीक है घोष साहब, अभी तक जब भी साउथ पोल का जिक्र हो रहा है, क्योंकि साउथ पोल इतना जरूरी क्यों है, साउथ पोल पर हर देश क्यों पहुंचना चाहता है, साउथ पोल के साथ जिक्र हो रहा है पानी का, कि पानी की गुंजाइश हो सकती है, इसीलिए साउथ पोल पर जाना जरूरी है। इसके अलावा आपकी नजर किन तमाम चीजों पर है? चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसा क्या मिल सकता है जो वो सबके लिए बहुत जरूरी है और साउथ पोल को सब छूना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये समझा दूं, ये साउथ पोल का इतना मतलब हाइप क्यों है, ये पानी तो पानी है तो क्या हो? हाँ। तो सबसे पहली बात ये हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि चंद्रयान 1 ही था जो सबसे पहले जाकर पूरे संसार को बताया कि देखिए चंद्रमा में पानी है और वो शायद बर्फ के फॉर्मेट में है, फॉर्म में है। उससे पहले 1959 से लूना 2 गया, उसके बाद अपोलो गए, इतने सारे लूना वो गए, जोन गए और फिर चैंगी गए चाइनीज, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि देखिए चंद्रमा में पानी है। लेकिन हमारा चंद्रयान 1 जो इतने साल बाद गया, उसने कहा कि देखिए पानी है। अच्छा, पानी है तो क्या हुआ? ये हमारी सोच होनी चाहिए कि आगे का हम सोच रहे हैं कि चंद्रमा को इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल के लिए एक लॉन्चिंग बेस बनाए। अगर हम उसमें लॉन्चिंग बेस बनाते हैं तो हमें अगर पानी मिलता है वहां पर, यह हमारे लिए अच्छा हुआ। तो एक इसीलिए, और क्यों कैसे पानी है साउथ पोल में? वैसे तो देखा जाए जब चंद्रमा में दिन रहता है तब टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, पानी रहने का कोई मतलब ही, उसमें वैसे भी एटमॉस्फेयर बहुत कम है तो पानी रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन हमें पता चला है कि साउथ पोल में कई ऐसे क्रेटर्स, और क्रेटर्स में क्या है कि बहुत ठंडी रहती है, टेम्परेचर्स बहुत कम रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर कुछ पानी के मतलब बर्फ के कुछ वो मिले। कितना मिले, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा पानी का वो नहीं होगा, ये मेरा एनालिसिस है, वो कुछ छोटा छोटा हो सकता है लेकिन होगा। दूसरी बात, साउथ पोल में अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि मुश्किल है वहां पर लैंड करना। ज्यादातर लैंडिंग जो है वो इक्वेटर के आसपास हुआ है, साउथ पोल में नहीं। तो हमने कहा कि देखिए हम साउथ पोल में जाते हैं, वो मुश्किल है, वहां पर देखते हैं पानी क्या है और वहां के मिनरल्स क्या है, वहां पर सेस्मिक एक्टिविटी क्या है। ये सब देखने से हमें पता चलेगा चंद्रमा क्या और कैसा है।
ये तो पूरी दुनिया के सामने प्रेरणा आ जाएगा, लेकिन इसरो के नाम पर जब ये सफलता जुड़ जाएगी या भारत के नाम पर जब ये सफलता जुड़ जाएगी, इससे क्या बदलेगा, क्या चेंज आप देख रहे हैं आने वाले वक्त? जी डेफिनेटली सोच, जैसे सर ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबके सामने रखा, सोच बदलेगी। आम जनता जिस तरह से इस मिशन के साथ जुड़ी है, ये इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करता है कि सोच में बदलाव आएगा। हमारे भारत के बच्चे आने वाले समय पे जो रिसर्च प्लान करते हैं, स्पेस के तरफ, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, तो नए एवेन्यूज खुलेंगे। साथ ही जो ये बात की उम्मीद रखते थे कि जब स्पेस साइंस एजुकेशन की बात करते थे तो वो नासा या रशिया स्पेस एजेंसीज को ज्वाइन कर अपने आगे की स्टडी करना चाहते थे, इस तरीके के मिशन जो हैं वो हमारी सोच को डेफिनेटली बदलेंगे और यूथ को ज्यादा से ज्यादा इन प्रोग्राम्स के साथ जोड़ेंगे। अच्छा, आपने रशिया का भी जिक्र किया, रशिया की भी चर्चा हुई जब लूना 25 क्रैश हो गया, और भारत अभी भी इस रेस में दौड़ रहा है, अकेले ही दौड़ रहा है, और गुंजाइश ये है कि बहुत जल्द जो है भारत इसमें सफलता भी हासिल कर लेगा। क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या कभी रूस की तरफ से रह गई? जी बिल्कुल, और कुछ टेक्निकल फेलियर्स थे, जैसे उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इट गॉट बर्स्ट, और वो टेक्नोलॉजिकल फेलियर था। बट रूस इस लूनर एक्सप्लोरेशन में कोई नया प्लेयर नहीं है, इससे पहले भी उसने आउटर स्पेस में बहुत ही सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किए हैं। डेफिनेटली ये उनका सफल प्रयास नहीं रहा, लेकिन अगर सफल हो जाता तो सभी को एक कंपैरेटिव स्टडी करने का अवसर मिलता। चंद्रयान के आंकड़ों को लूना 25 के आंकड़ों के साथ मिलाने का एक अच्छी चांसेस होते, और दो स्टडीज को एक अच्छे से, मतलब एक एनालिसिस तौर पे जो है वो किया जाता। तो ठीक है, इसके साथ ही साथ विक्रम लैंडर तो लैंड कर जाएगा, कल 6 बजे का वक्त है। कैसे लैंड होगा, 15 मिनट क्यों क्रूशियल है, इसकी तो चर्चा हो रही है, लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि यहां पर हमें थोड़ा भी कहीं पर अनजान सड़कों पर मूव करना होता है तो हमारे फोन्स में जीपीएस सिस्टम है, हमें पता है कि हम कहां हैं, कहां जा रहे हैं, कौन से रास्ते पर कौन सी जगह पहुंच गए हैं। लेकिन जब हमारा चंद्रयान 3 ऊपर जा रहा है, कोई जीपीएस सिस्टम भी नहीं है, कहां पर है, किस हिस्से में है, ये कैसे पता लगता है? देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि जो जीपीएस सिस्टम वहां नहीं है, लेकिन हमारा जो अभी वो अल्टीमेटली वो सैटेलाइट ही होते हैं, जो हमारा जियो सिस्टम जो भी है, जियो सैटेलाइट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन यहां पर भेज रहे हैं। तो वैसे हमारा जो ऑर्बिटर वहां पर ऐसा ऑर्बिट कर रहा है, तो उसके थ्रू हमारा कनेक्शन है। तो जब उसके थ्रू कनेक्शन है तो उसके थ्रू हम रोवर के साथ में या लैंडर के साथ में सभी इसके साथ में कनेक्शन कर रहे हैं, और उसी से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो कनेक्शन करने में और ये करने में। इवन हम फोन का जब इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वो जो डायलिंग में समय लगता है, पैसा इसमें भी लग सकता है, लेकिन हम ये सब कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है और पहले से हमने जो उसके प्रोग्रामिंग किए हैं, इसके वजह से ये सारा ही हम कर पा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे संभव है घोष साहब? विक्रम लैंडर जब वहां पर लैंड करेगा तो सिर्फ ये इसी का डिसीजन होगा, इसी के थ्रू होगा कि कहां पर लैंड करना है और कहां पर लैंड नहीं करना है। अभी तक जो तस्वीरें आई हैं उसमें छोटे छोटे गड्ढे हम देख पा रहे हैं जो इसरो की तरफ से जारी की गई है। ये कैसे संभव है कि सिर्फ एक मशीन, आम भाषा में कहूं तो सिर्फ एक मशीन जो ऊपर चंद्रमा में है, जो बहुत दूर है धरती से, वो वहां पर खुद फोटोज देखकर और ये तय कर पाएगी कि हमें लैंड करना है कि नहीं करना, उस हिसाब से पोजीशन भी बदल जाएगी? यही तो फीड किया गया है। और मैं यही बता दूं, जब लैंडिंग एरिया सिलेक्शन हो रहा था, ये था चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जिसने भेजा था फोटोग्राफ चंद्रयान 3 को कि देखिए ये है लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया कितना है? 2 × 4.5 2 × 4.4 किलोमीटर। पिछली बार 500 × 500 बहुत छोटा था, ये काफी बड़ा है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। और यही तो है कंप्यूटर का कमाल कि वो और अच्छी तरह मैप को पढ़ सकता है, वो देख सकता है कि कहाँ बोल्डर है। ये नहीं कि ये एक बोल्डर के ऊपर आकर गिर जाए, अगर ये बोल्डर के ऊपर गिरे तो ये उलट जाएगा, या एक क्रेटर के अंदर घुस जाए। तो ये इसमें ये क्षमता है, इतना इंटेलिजेंस है कि ये एनालाइज करेगा और फिर जहां सेफ है
वहीं पर जाके लैंड करेगा। जब ये रोवर विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा और यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर अलग मतलब तभी होगा ये जब निकले, सॉरी हाँ। ये निकलेगा जब ये लैंड धीरे धीरे, हाँ सेफ लैंडिंग के बाद जब ये रोवर यहाँ से अलग हो जाएगा, उसके बाद विक्रम लैंडर का क्या काम रहेगा? विक्रम लैंडर तो अपना जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स है वो कर रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, डेटा पृथ्वी में भेज रहा है, ये अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ये डेटा पृथ्वी में भेज रहा है, डायरेक्टली नहीं, थ्रू दी ऑर्बिटर। तो अगर ऑर्बिटर काम नहीं करता तो डायरेक्टली भी भेज सकता है। दिस इज द रिडंडेंसी फैक्टर। अगर वो काम नहीं कर रहा तो ये डायरेक्टली भी भेज सकता है। और हमने यहां तक सोचा है, सुना है, और मुझे मालूम नहीं ये सच है कि नहीं, इसका अगर एक टांग भी टूट गया फिर भी ये लैंड करेगा। यानी हर स्थिति में हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हर एक वर्स्ट सिचुएशन सोचकर हमने तैयार किया है कि अगर कुछ भी हो चंद्रमा पर हमें सेफ लैंडिंग करानी है और पूरी दुनिया को दिखाना है हिंदुस्तान कदम। चर्चा लगातार जारी है, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौटूंगी। देखते रहिए मुकाबला सीधे नेहरू तारामंडल से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मुकाबला का स्पेशल एडिशन सीधा नेहरू तारामंडल से, क्योंकि कल का दिन बहुत अहम है, न सिर्फ भारत हाथ से बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से, क्योंकि कल शाम 6:04 पर वो होगा जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। भारत अपने चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग कल 6:04 पर करवाएगा और फिर चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या है, चांद के साउथ पोल पर क्या है, ये पूरी दुनिया के सामने आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि यही वक्त है, कर लो चांद अपनी मुट्ठी में। मेरे साथ लगातार तमाम खास मेहमान बने हुए हैं जो चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग पर क्या मुश्किलें आ सकती हैं, कितनी हम लोगों ने तैयारी की है, इस पर वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने घोष साहब चर्चा कर ली कि चंद्रयान 3 कैसे तैयार किया गया है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, लेकिन हम अंतर तब समझ पाएंगे तब हम ये जानेंगे कि चंद्रयान जो 2 था वो कहां पर आकर फेल हुआ था, कैसे संपर्क उससे टूटा था, वो लैंडिंग कैसे हमारी फेल हो गई थी, और फिर उसको देखते हुए क्या फेरबदल हमने किए हैं इसमें विक्रम लैंडर। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि ये जब एक्चुअल लैंडिंग कर रहा था तब एक एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम आई थी, और इसीलिए और वो है कि जो लैंडर में जो 5 वो थे बूस्टर, वो ठीक सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए। ये मेरा अनुमान है, जो उन्होंने डिटेल्ड एक वो किया है। इस बार इसलिए उन्होंने 4 रखे हैं फॉर इजियर सिंक्रोनस मूवमेंट। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने कहा, उन्होंने कई तब्दीलियां लाए हैं। रिडंडेंसी फैक्टर एक है, जिसके अंदर एक आइटम ना हो तो न काम करे तो दूसरा न काम करे तो तीसरा, ऐसा है। ये जो जितने भी लेग्स हैं इनको और उन्होंने स्ट्रेंथन किया है ताकि वो जितना भी जोर से गिरे उतना इसमें क्षति ना हो। और यही मेन पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जोर से भी गिर सकता है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं कि स्पीड कंट्रोल की जाएगी, स्टे किया जाएगा, अगर आम भाषा में से कहूं कि स्टे किया जाएगा थोड़ी देर पहले। क्या पॉसिबिलिटी है कि बहुत तेजी के साथ भी नीचे गिर सकता है? पॉसिबिलिटी का कुछ हम कह ही नहीं पाते, कुछ भी पॉसिबल हो सकता, कौन सोच के जाए। लेकिन ये है कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने सोचा है कि अगर ये खामी आती है तो हम ये करेंगे। उनको पता है कि ये चीजों में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वही जो भी खामियां आती है उसके लिए एक ऑल्टरनेट सिस्टम है। जैसे मैं कहूं कि 3 स्टेज मैंने पहले भी कहा था। एक है रफ ब्रेकिंग। रफ ब्रेकिंग में क्या है, वो इतने स्पीड से जब आ रहा है तब उसका ब्रेक कम कर देगा, ठीक है। एंड देन इज होल्डिंग एल्टीट्यूड। होल्डिंग एल्टीट्यूड यानी कि उस टाइम पे वो एल्टीट्यूड मोर और लेस इतना जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो मतलब इतने स्पीड से,
बट इट ट्राई एंड होल्ड द एज। आफ्टर दैट, उसके बाद फाइन ब्रेकिंग करेगा। फाइन ब्रेकिंग इज फाइन एडजस्टमेंट। तो अभी आप देखिए इतना स्पीड से आ रहा है, वो होल्ड एल्टीट्यूड और फाइन ब्रेकिंग में ही वो फाइनल एडजस्टमेंट करके और ये सब क्या कर रहा है? ये कर रहा है अपने विक्रम कर रहा है, खुद कर रहा है। यहां से कोई नहीं जा रहा बताने के लिए, मतलब कमांड्स नहीं दे रहे हैं। अरे यानी लैंडिंग में यहाँ नीचे का कोई रोल नहीं है, जो भी लैंडिंग है वो इसी को करनी है, इसी को ही करनी है, पूरा ये ही लैंड विक्रम ही करेगा। उसके मस्तिष्क में जो आएगा वो करेगा, जो भी उसको फीड किया गया है वो करेगा। ये कितना जरूरी है जो फीड किया गया है, जो बात घोष साहब कह रहे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर ये चीजें फीड की गई हैं विक्रम लैंडर के अंदर? क्योंकि साउथ पोल पर हम तो कभी गए नहीं, साउथ पोल से पर कोई दुनिया का देश नहीं गया, तो कैसे कल्पना करके इसमें उसके हिसाब से बातों को फीड किया गया कि कैसे वहां पर एक्ट करना है, कैसे विक्रम लैंडर वहां पर सेफ लैंडिंग कर सकता है? डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये, और साउथ पोल पर हम उतरे नहीं थे, पहुंच गए थे। उस बात का एक्सपीरियंस डेफिनेटली इसको अपग्रेड करता है और चंद्रयान 2 से अपग्रेडेड वर्जन में लाता है। और यही सारे लास्ट मिनट जो टेरर जो सब लोग कह रहे हैं, इसरो ने इन्हीं सबको अनुमानित कर इसको लिटिल एडवांस बनाया है। जैसे सर ने बताया कि इसमें फैक्टर्स एक के साथ एक है, अगर एक बंद कर जाए तो हम दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं, दूसरा बंद कर जाए तो हम तीसरे पे डिपेंड कर सकते हैं। उससे भी ये इसके जो लैंडिंग की पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती है, और सेफ लैंडिंग होना जो है वो हम उस तरफ बढ़ जाते हैं कि सेफ लैंडिंग अच्छे से हो पाएगी। पूरा मिशन जो है इसके आगे का ये ऑटोमेशन पे रहेगा, और इसकी पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो इसरो ने इस हिसाब से करी है कि ये किसी भी तरीके के लास्ट मिनट जो भी वो सोच सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, या अगर ये स्थिति नहीं तो वो स्थिति, इन सभी का आंकलन जो है उसको ध्यान में रखकर इसको ऑटोमेशन। अच्छा, वो जो प्लान बी की बात कही जा रही है कि अगर कल बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि लैंडिंग ना हो पाए तो 27 अगस्त एक अगली तारीख दी जा रही है, वो तारीख किस तरीके से तय की गई है? क्योंकि कल का दिन तो इस वजह से जरूरी, वो जो समय का हम जिक्र कर रहे हैं कि सनराइज होगा, 14 दिन का वक्त विक्रम लैंडर के पास होगा, 27 अगस्त को भी क्या कुछ इन्हीं बातों को डेफिनेटली 14 दिन को प्रयोग में लाने का प्रयास रहेगा। तो अगर कल लास्ट मिनट कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं तो प्लान बी के तौर पर जो है पुनः प्रयास किया जाएगा 27 तारीख को। दुर्घटना से देर भली, और अगर लास्ट मिनट कुछ इस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं तो डेफिनेटली इसरो प्लान बी के साथ भी तैयार है। अच्छा, लैंडिंग साइट इस बार बढ़ाई गई है, लैंडिंग साइट को बढ़ा दिया गया, जो पहले थी उससे काफी बड़ा हिस्सा इस बार रखा गया है। ये इसी वजह से कि जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जो होल्डिंग एल्टीट्यूड जो सर बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो जितना ज्यादा स्पेस होगा, जितना ज्यादा जगह होगी, उतना उसे समय मिलेगा अपना ये सब प्रोसेस करने में। नहीं, ये सिर्फ समय की बात नहीं है, क्योंकि आपका ऑर्बिटर जो है अभी, जो पहले चंद्रयान 2 का, वो भी कुछ तस्वीरें भेज रहा है। अब वो उसके कम्युनिकेशन होने से हो सकता है कि जहां पर एक क्रेटर हो या जहां पर उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा ऐसी जमीन हो, तो उस वक्त वो जो तस्वीरें भेजेगा, तो हो सकता है कि ये जो विक्रम लैंडर है वो उसका एनालिसिस करेगा। ये इस तरह का प्रोग्रामिंग किया गया है कि वो ये, और अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो वो उसको इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये ऐसा हुआ तो आपने ये डिसीजन लेना है, ये इस तरह से कुछ ये हुआ तो इसमें ऐसा डिले करना है, ये इस तरह से कुछ का प्रॉब्लम आई तो होल्ड करना है। तो इस तरह के वो जो डिसीजन यदि खुद ले सकती है वो मशीन, तो इस वक्त जो जैसे जैसी वो स्थिति रहेगी उसके हिसाब से वो अपने डिसीजन लेकर के, अपने स्पीड्स भी कंट्रोल करके वो उस तरह से लैंडिंग कर पाएगा। और ये इसीलिए पॉसिबल है कि उस तरह का उसको ट्रेनिंग जो हम कहेंगे मशीन लर्निंग वो की गई है, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाला गया है ताकि वो अपने आप कुछ डिसीजन ले पाए। चंद्रयान 2 ने एक बड़ी भूमिका निभाई है बेस रखने के लिए। चंद्रयान 2, जब चंद्रयान 3 का जिक्र हो रहा है, चंद्रयान 2 का भी हम जिक्र कर रहे हैं, और वेलकम चंद्रयान 3 ऑर्बिटर की तरफ से कहा गया, ये आम भाषा में बोला जा रहा है। क्या मदद एग्जैक्टली मिली है हमें चंद्रयान 2 से इसको सेफ लैंडिंग करवाने के लिए? क्या मदद मिल सकती है वहां से? हमें ये एक बड़ी शिक्षा थी। जितने भी टेक्नोलॉजीज थे चंद्रयान 2 के, वो टेस्ट हुए
केवल अंत में जाकर जहां तक लैंडर का सवाल है वो ही नहीं लैंड कर पाया, नहीं तो सब टेक्नोलॉजीज और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज है, उन सब को हमने प्रूव किया। तो ये तो चंद्रयान 2 की ही काबिलियत है जिसमें हमने देखा कि ये सब प्रूव हो सकता है। जहां तक 2 खाली आइटम्स नहीं वो हुए, एक सॉफ्ट लैंडिंग था और एक प्रज्ञान का नीचे उतरना। हाँ, और नहीं तो सभी प्रूव। और अभी भी देखिए ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का, ये घूम रहा है, ये फोटोज भेज रहा है, ये अपना एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और उसी के माध्यम से हमने लैंडिंग एरिया भी चूज किया 2x4.4। तो दिस इज समथिंग विच इज इनक्रेडिबल। मतलब चंद्रयान 2 ने मार्गदर्शन की और चंद्रयान 3 उसके पीछे पीछे जा रहा है। ये जब रोवर नीचे उतरेगा, जब सेफ लैंडिंग हो जाएगी, सेफ लैंडिंग हुई और उसके थोड़ी देर बाद ये स्लाइड खुली और रोवर नीचे सतह पर आ गया, इन दोनों के बीच का कनेक्शन जैसा आप बता रहे थे कि इसके थ्रू ये जो जितना भी अपने फोटोज हैं वो सब नीचे आएगा। कितनी दूरी पर ये दोनों आपस में रह सकते हैं? इनका कोई दूरी तो मापी गई होगी ताकि संपर्क इनका ना टूटे। प्रज्ञान मैक्सिमम 500 मीटर की दूरी तक जा सकता है, इसके आसपास, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो वहीं पर इसे काम करना है, 14 दिन तक काम करना है। क्यों 14 दिन? लोग पूछ रहे हैं क्यों इसे 1 साल तक करवा दो। नहीं, क्योंकि इसकी जो लाइफ है और ये तभी काम करेगा जब ये सोलर पैनल्स काम करेंगे। सोलर पैनल्स एनर्जी देंगे, और ये ऐसा बनाया गया है कि ये एक चंद्रमा दिन, यानी कि पृथ्वी में 14 या 15 दिन का वो समय है, उसमें ही काम करेगा। बाद में रात को, चंद्रमा के रात को काम नहीं कर पाएगा। यानी जो लोग ये 14 दिन को लेकर पूछ रहे हैं उनके लिए सीधा सा जवाब ये है, सीधी भाषा में वो ये समझ सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल लगाए गए हैं, ये धूप की रोशनी में इनको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा के साथ जैसे ही मिलेगी वैसे ही काम करेंगे, और उसके बाद क्योंकि रात में बहुत ठंडा होता है चंद्रमा पर, उसकी वजह से सिस्टम निष्क्रिय क्या होगा जब रात होगी? नहीं, रात होगी तो एनर्जी नहीं होगा। हाँ। अगर एनर्जी नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। सिंपल। इसीलिए हमने ये 14 दिन का समय चुना है। और जो एक फ्यूल का भी बहुत जिक्र किया जा रहा है कि फ्यूल भी जरूरी है, या कितना फ्यूल का कोई इसमें एक बार लैंड कर गया उसके बाद फ्यूल का कोई वो नहीं। लैंडिंग से पहले फ्यूल की जरूरत है। लैंडिंग से पहले फ्यूल की जरूरत है। इनफैक्ट अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इंतजार करते हैं आगे की तारीख का, उसमें भी हमें फ्यूल के बैकअप की जरूरत रहेगी। लेकिन अगर हम सफलता से लैंड कर जाते हैं उसके बाद हमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये मिशन की जो लाइफ है वो 14 डेज ही है, अर्थ के 14 डेज और 1 लूनर डे। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए फ्यूल इसमें भरा गया होगा कि अगर हमें बी प्लान लेना है तो प्लान बी के लिए भी इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल है कि अगर हमें कोई लास्ट चैलेंजेस हम फेस करते हैं तो हम इसको 2 या 3 दिन का बफर आगे दे सकते हैं। चंद्रमा पर उतरने के बाद जब ये अपने कलेक्शन को भेजना शुरू करेगा या काम करना शुरू करेगा, अभी रूस के लूना 25 के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो एक स्कूप का जिक्र हो रहा था कि स्कूप के जरिए वो सरफेस को उठा सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपने कहा एक्सरे जैसी मशीन है। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं कहा, इसमें वो तो खोदने की मशीन है ही है, वो खोदेगा वो तो अलग बात है। और एक्सरे वो जो उसका क्या कहते हैं कि जमीन खोद करके जो मिट्टी होगी उसका एक्सरे करेगा। यानी ये सरफेस को उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा, सरफेस को उठाएगा। जमीन जो है अंदर से भी कुछ निकालेगा, अंदर से कुछ निकालेगा। ऐसी मशीन इसमें लगाई हुई है। हाँ, ऐसी मशीन इसमें लगी हुई है। फिर उसके बाद क्या काम होगा इसका? जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें 2 पेलोड्स लगे हुए हैं। तो एक तो एक्सरे की मशीन, मैंने जैसे कहा, तो एक्सरे की मशीन जो है वो एक्सरे उसमें जमीन में पड़ेंगे, वहां से जो परिवर्तित होंगे या कोई स्कैटरिंग होगी, तो वो जो है सारा उसको कहते हैं एक्सरे फोटोल्यूमिनेशन। तो जो एक्सरे फोटोल्यूमिनेशन के जो एक्सरे बाहर निकलेंगे उस जो डिफरेंट एंगल पर नापे जाएंगे वो, और वो डेटा भेजा जाएगा, फिर उसका एनालिसिस होगा। तो वो सारी टेक्नोलॉजी हमें पहले ही पता है, हमें लैब में भी ये सारा, जब मटेरियल साइंस के लैब में ये करते हैं तो उसमें भी ये डेटा आता है और हम एनालिसिस करते हैं
तो ये डेटा सिर्फ जो है वहां से आएगा, उसका एनालिसिस हम यहाँ करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पानी है और कौन से मिनरल्स है और क्या है। दूसरी एक टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा, लिब्स की टेक्नोलॉजी है, तो उसमें लेजर का बीम डाला जाएगा और वो जो बहुत पावरफुल लेजर होगा, तो उसमें उस जो मिट्टी है या पानी है या उसका विभाजन किया जाएगा। उसमें से जो फिर निकलेंगे कि ये विजिबल लाइट या बाकी, उसका भी डेटा वो भेजेगा और फिर उसके डेटा से हम यहाँ पर लैब में या अपने जो सेंटर है उसमें एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या खनिजे है, पानी है, नहीं है और क्या है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो लैंडर है उसमें 3 पेलोड्स जो लगे हुए हैं, उनका नाम है, एक तो रंबा है, ए लैंग्यूअर प्रोब करके जो है, दूसरा है कि उसकी थर्मल जो टेम्परेचर कैसे वेरी होगा वो मेजरमेंट का जो है, और दूसरा है सिस्मिक मेजरमेंट। तो जैसे कि वहाँ पर भी कोई इस तरह से भूकंप आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, या उस पीरियड में इस तरह का कुछ धरती हिल रही है, इस तरह का सारा, तो वो आपके जो लैंडर है उसमें लगाए गए हैं और इसमें भी लगाए गए हैं। जो इवन आपका प्रोपेलर है घूम रहा है, उसमें भी एक तरह का यंत्र या कुछ लगाया गया है पेलोड, कि जो भी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम करेगा। तो ये सारा डेटा जब हमारे पास में आएगा और जब इसका एनालिसिस होगा, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि वहाँ की सारी जो भौगोलिक कंडीशंस है और क्या क्या है, मिनरल्स है, खनिज है, पानी है, और उसकी तापमान कैसे है, वो वेरी कैसे होता है, रात को कैसे होता है, दिन में कैसे, वो मतलब दिन रात तो नहीं कह देंगे, वो 14 दिन का दिन ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि दिन जब ढलने लगे वहां पर तब वेरिएशन आएगा। तो वो सारी चीजें मेजर करके डेटा हमें भेजेगा और उससे जो भी निकल के आएगा और तो वो बहुत बड़ी चीज है। ये जो डेटा निकल कर आएगा गुरुजी, इसको लेकर आम भाषा में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर जिंदगी संभव है, अब चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की तैयारी करो। तो क्या इसे इस तरीके से देखा जाए या इसका कोई साइंटिफिक प्रारूप ही है, इसका कोई साइंटिफिक यूज ही हो सकता है? नहीं, ये जो डेटा, इसी के माध्यम से ही तो हमें पता चलेगा कि चंद्रमा में क्या हो रहा है। सेस्मिक डेटा, साउथ पोल में ज़्यादा सेस्मिक एक्टिविटी है, इसीलिए हम साउथ पोल जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, फ्यूचर की सोचें, आगे की सोचें, तो वहाँ पर हमें एक लॉन्चिंग बेस बनाना है फॉर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पृथ्वी से इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल में कई बाधाएं हैं। तो अगर हम चंद्रमा से करें, इसमें कई आसानियां हैं और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल पूरा निर्भर करता है अगर हम एक लॉन्चिंग बेस बनाएं चंद्रमा के ऊपर। तो देखिए, चंद्रमा को किस तरीके से चंद्रमा पर पहुंचने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, चंद्रमा पर पहुंचना कितना जरूरी है ये आपने लगातार जाना, और चंद्रमा पर पहुंचने का जो समय है वो बहुत करीब आ गया है। बस आप समझिए कि कुछ ही घंटों का आपको इंतजार करना होगा। कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद वो पल सामने आएगा जो आपको भी गौरवान्वित करेगा, हिंदुस्तानी होने पर आपको गर्व कराएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचेगा। कल शाम 6:04 का इंतजार पूरे देश और दुनिया को है।